हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका ललन टॉप सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में स्वागत है, जिसमें हम अपना पावर सिस्टम सब्जेक्ट देख रहे हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फेरांटी मतलब जो फेरांटी इफेक्ट है ऑन लॉन्ग ओवरहेड लाइन कांट बी एक्सपीरियंस, मतलब आपका किस आपके केसेस में आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में फेरांटी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। पहला दिया है कि लाइन इज़ लाइटली लोडेड, मतलब लाइन को हमने लाइटली लोडेड कर रखा है। सेकेंड है आपका लाइन को हमने हैवली लोडेड कर रखा है, मतलब लाइन को हमने हैवी तरीके से लोड कर रखा है। और थर्ड दिया है आपका द पावर फैक्टर इज़ यूनिटी, या फिर पावर फैक्टर यूनिटी का केस है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले समझते हैं कि फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, बाकी इसके आंसर हम अभी डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट हमारा होता है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, ठीक है। फेरांटी इफेक्ट में क्या होता है, हमारा जो रिसीविंग एंड की वोल्टेज है वी आर इधर रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये हमारी ग्रेटर हो जाती है सेंडिंग एंड की वोल्टेज से। मतलब हमने सेंडिंग एंड में जैसे माना 220 kV भेजा, तो यहाँ पर से हमारे रिसीविंग एंड में जाएगा 230 kV, मतलब रिसीविंग एंड की वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है सेंडिंग एंड की वोल्टेज से। और ये कब होता है, ये हमारा होता है जब हमारा नो लोड का कंडीशन हो, मतलब जब हमारा लोड नहीं लगाओ, नो लोड की कंडीशन हो, या आपका क्या लगाओ लाइटली लोड, जब हमारा लाइट लोड लगाओ उस केस में हमारा ये इफेक्ट आता है, ठीक है। लाइटली लोडेड कंडीशन में ये हमारा इस इफेक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, जब रिसीविंग एंड की वोल्टेज ग्रेटर हो जाती है सेंडिंग एंड की वोल्टेज से, उसको हम बोलते हैं आपका फेरांटी इफेक्ट। और ये कहाँ होता है, नो लोड के टाइम में या फिर आपका लाइट लोड के कंडीशन में, ठीक है। बाकी ये क्यों होता है, ये हमारा होता है आपका ड्यू टू चार्जिंग करंट। क्यों होता है आपका, ड्यू टू चार्जिंग करंट ऑफ लाइन, ठीक है। चार्जिंग करंट मतलब जो आपकी कैपेसिटिव करंट होती है उसके कारण यहाँ पर होता है, ठीक है, चार्जिंग करंट। बाकी इसके बारे में ये कहाँ पर होता है ये बताना होना चाहिए। ये हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता है, ये हमारा अकर होता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में और आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में लेंथ कम होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको कंसिडर नहीं करते हैं। क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जब हम मॉडलिंग करते हैं तो जो हमारा संट ब्रांच है, मतलब कैपेसिटिव ब्रांच, हम उसको नेगलेक्ट मानते हैं, ठीक है। बाकी फेरांटी इफेक्ट को हम कम कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग कम करने के लिए यूज़ करते हैं आपका संट में रिएक्टर। तो इसको हम लोग कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर संट रिएक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो संट रिएक्टर एक आपका इंडक्टिव कॉइल होती है जिसका इंडक्टेंस बहुत हाई होता है, और ये संट रिएक्टर लगा होता है आपका एट नियर टू रिसीविंग एंड, हमारे रिसीविंग एंड के पास लगा रहता है, ठीक है। ये इसके बारे में पूरी बात होगी रिसीविंग एंड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहाँ पर होता है, हमारा लाइट लोड में होता है, तो ये ऑप्शन ठीक है। हमसे पूछा है कहाँ पर नहीं होता है, तो देखिए हैवी लोड पर नहीं होता है, तो एक ऑप्शन 2 हो गया। और देखिए पावर फैक्टर यूनिटी मतलब आपकी सप्लाई वोल्टेज आपके रिसीविंग एंड वोल्टेज के बराबर हो जाएगी। वो होता है आपका जब आपका पावर फैक्टर यूनिटी होता है, ठीक है, मतलब यूपीएफ पावर फैक्टर के टाइम पे ऐसा होता है। लेकिन फेरांटी इफेक्ट के लोड में हमारा क्या होता है, कैपेसिटिव नेचर का पावर फैक्टर होता है, जिसके कारण रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी आपका कंडीशन हो जाएगी जहाँ पर ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 एंड 3, बोथ 2 एंड 3 इसका सही हो जाएगा, आंसर नंबर बी, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एमसीबी ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस। एक हमारी जो एमसीबी डिवाइस है वो आपका एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। स्टैंड फॉर मतलब एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है, देखिए एमसीबी का फुल फॉर्म होता है आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। आंसर तो हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। बाकी ये हमारे कहाँ लगी होती है, ये हमारे लगी रहती है रेसिडेंशियल एरिया में, मतलब घर वगैरह में हमारे इसका यूज़ होता है, रेसिडेंशियल एरिया में हमारा यूज़ होता है। फ्यूज़ की जगह हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें आपका एक प्लंजर होता है, प्लंजर के थ्रू हम इसको आपको शट डाउन या फिर इसको ऑन कर सकते हैं। बाकी ये एक टाइप का सर्किट ब्रेकर है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो आपका किस पे बेस होता है, ये आपका बेस होता है इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बेस सर्किट ब्रेकर। इलेक्ट्रॉनिक्स बेस हमारा सर्किट ब्रेकर होता है। सर्किट ब्रेकर क्या है, हमारा एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो आपके सर्किट को ब्रेक करता है, ठीक है। बाकी ये आपका एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, ठीक है। ये आपका एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है। बाकी ये हमारे प्रोटेक्शन कहाँ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा ओवर करंट से। जब हमारे सर्किट में ओवर करंट आ जाएगी उससे हमारा प्रोटेक्शन कराता है।
और यहाँ पर शॉर्ट सर्किटेड कैम में जो करंट हैवी करंट आती है उससे आपको प्रोटेक्ट कराता है, ठीक है। तो ये इसका प्रोटेक्शन काम होता है। बाकी इसकी जो रेंज हम बनाते हैं वो आपका आधा एम्पियर, मतलब 0.5 एम्पियर से लेकर 100 ऑफ एम्पियर तक का हम लोग इसकी रेंज बनाते हैं आपका MCB की, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो फुल फॉर्म ये है इसका, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। बाकी इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। एक और चीज़ चलो बता देते हैं इसके बारे में। तो MCB के टाइप्स होते हैं। तो MCB को हम उसके जो आपके ट्रिपिंग टाइम है उसके हिसाब से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो MCB जो होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन क्या, ट्रिपिंग टाइम, कि उनका ट्रिपिंग टाइम कितना, कितनी जल्दी वो ट्रिप हो रही है, ट्रिपिंग टाइम, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं कितनी करंट फ्लो हो रही है और कितना ट्रिप कर रही है। तो देखिए हम इसको, हमारे पास होती है टोटल 5 टाइप की MCB जब हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं इनके बारे में बता देता हूँ। ये UPCL में एक बार शायद क्वेश्चन भी आ रखा है, एक MCB के बारे में पूछा है। तो वैसे एक तो ये आपका थ्योरेटिकल पॉइंट है, आपको याद ही करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ, यहाँ पर 3, ये 4 और एक 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं ट्रिपिंग टाइम, इनका ट्रिपिंग टाइम कितना है वो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ट्रिपिंग टाइम। देन यहाँ पर आपका है ट्रिपिंग करंट, कितने करंट में ट्रिप हो रही है, और यहाँ पर आएगा ऑपरेटिंग टाइम और कितने टाइम में ऑपरेट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर टाइप आ जाएगा, ठीक। तो देखिए पहला जो है हमारा पहला टाइप होता है, उसको हम बोलते हैं, टाइप को तो ऐसे ही रहने देते हैं, टाइप B, ठीक है। पहले आती है टाइप B MCB। तो इसमें जो आपके करंट, जो आपकी ट्रिपिंग करंट होती है वो होती है आपकी 3 to 5 टाइम्स ऑफ फुल वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। फुल लोड करंट का हमारा 3 to 5 टाइम होता है। और ये आपका ट्रिपिंग टाइम जो होता है, इसका ऑपरेटिंग टाइम, वो होता है आपका 1 मिनट, वो होता है आपका 0.04 सेकेंड से लेकर आपका 13 सेकेंड तक का, ठीक है। तो इसका काफ़ी वाइड टाइम होता है आपका ऑपरेट करने का। बाकी इसके बाद हमारी जो एडवांस आती है, एडवांस वर्जन, वो आपके आते हैं टाइप C, जिसमें आपकी करंट आपके रेटेड से 5 से 10 एम्पियर फ्लो हो सके, 5 to 10 टाइम्स ऑफ IFL जो आपकी फुल लोड करंट है। और इसका जो टाइम होता है वो होता है ऑपरेटिंग टाइम 0.04 सेकेंड से लेकर आपका 5 सेकेंड तक का, ठीक है। ये इसका ऑपरेटिंग टाइम, मतलब ये फास्टली आपको ऑपरेट हो जाती है। इसके बाद आता है आपका टाइप D। टाइप D हमारा वो 10 to 20 टाइम्स आपका फुल लोड करंट को ट्रिप करा, मतलब इसमें ट्रिपिंग करंट इतनी हाई वैल्यू की करा सकते हैं हम। बाकी इसका जो आपका टाइम होता है वो और कम होता है, 0.04 सेकेंड से लेकर आपका 3 सेकेंड के बीच का, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं टाइप K। जो टाइप K है, इसका जो करंट होता है वो आपका 8 से लेकर 10 टाइम या 8 से लेकर 12 गुना होता है फुल लोड करंट का। और इसका जो टाइम होता है बहुत कम होता है, लेस देन 0.1 सेकेंड, ठीक है। 1.1 सेकेंड से भी कम में ही ऑपरेट हो जाती है। इसके बाद जो हमारा लास्ट आता है वो आता है आपका टाइप Z। जो टाइप Z है उसमें आपका जो करंट होती है वो 2 से 3 गुना होती है किसके, फुल लोड करंट की। और इसका जो आपका ऑपरेटिंग टाइम है ये सबसे कम होता है, लेस देन 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो ये इसके बारे में क्लासिफिकेशन भी हो गया। तो ये टेबल भी आप याद कर लीजिएगा, अगर आप UPCL वगैरह के पेपर देते हैं तो ये आपका कॉन्सेप्ट, मतलब थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है अ लाइन विच जॉइन करता है हमारे एनर्जी मीटर ऑफ अ कंज्यूमर टू डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब वह लाइन जो आपके एनर्जी मीटर, जो हमारे घर में एनर्जी मीटर लगाई है, एनर्जी मीटर को यहाँ पर कंज्यूमर तक का जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे कंज्यूमर तक का यहाँ पर जो जोड़ रहा है, जो खंभे से लाइट आ रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सर्विस मेंस, ठीक है। ये होता है हमारा सर्विस मेंस। सर्विस मेंस क्या है आपका, जो आपका एनर्जी मीटर को कंज्यूमर तक का कनेक्ट करता है, जो एनर्जी मीटर ऑफ कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर, जो हमारे सबसे पास में जो आपका पोल लगा है वहाँ से तार लेके जो आपका एनर्जी मीटर को प्रोवाइड करता है, वो लाइन होती है आपकी सर्विस मेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर C, सर्विस मेंस। इसके अलावा यहाँ पर 2 लाइन और होती है, उसके बारे में भी बता देता हूँ आपको, फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। फीडर क्या होता है, फीडर वो होता है जहाँ से हम आपका सब स्टेशन को कनेक्ट करते हैं। फीडर आपका है सब स्टेशन को कनेक्ट करता है किससे, डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट करता है। सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं फीडर, ठीक है। और फीडर में कोई भी टैपिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो नो टैपिंग प्रोवाइडेड, ठीक है। बाकी हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटर। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो क्या करता है आपका, डिस्ट्रीब्यूट का करता है हमारे वेरियस कंज्यूमर को, डिस्ट्रीब्यूट वेरियस कंज्यूमर, ठीक है।
टू सर्विस मेन्स। सर्विस मेन्स तक का पहुंचाने के लिए जो तार यूज़ होता है, मतलब खंबे तक का पहुंचाने के लिए आपका सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूटर से खंबे तक का पहुंचाने के लिए जो आपका लाइन यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया। बाकी ग्रिड होता है आपका इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम नेटवर्क। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्रिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है विच वन इज़ ट्रू अबाउट ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट। ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट के लिए कौन सा ठीक है। दिया है ए हैज़ नो डायमेंशन, सी हैज़ नो डायमेंशन, डी हैज़ नो डायमेंशन, या बी सी माइनस ए डी इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन क्या होता, आपका कांस्टेंट क्या होता है। हमारे यहाँ पर 2 पोर्ट जो नेटवर्क होता है, 2 पोर्ट नेटवर्क में हमारे ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पैरामीटर होते हैं उसको हम बोलते हैं आपका टी पैरामीटर, या उसको ही हम बोलते हैं ए बी सी डी पैरामीटर, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डी कॉन्स्टेंट के फॉर्म में हमारी वैल्यू आती है। तो ये देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि ए बी सी डी की यहाँ पर डायमेंशन क्या होती है। सिंपल सा क्वेश्चन इसका ये है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पर 2 पोर्ट नेटवर्क है, ये आपका इनपुट पोर्ट हो गया और यहाँ से आउटपुट पोर्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इनपुट पोर्ट जो है हम इसमें मानते हैं आपका वोल्टेज है V1, इनपुट पोर्ट है V1 वोल्टेज है और इसकी करंट है I1। देखिए ट्रांसमिशन पैरामीटर है, तो यहाँ से आपको आउटपुट करंट यहाँ को देगा बाहर की ओर को, लेकिन हम कन्वेंशनली अंदर की ओर को मानते हैं और इसका वोल्टेज है आपका V2। ये है आपका T पैरामीटर या आपका ABCD पैरामीटर, जिसको हम आपका ट्रांसमिशन पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो क्या बोलाते हैं, हमारी इनपुट वोल्टेज डिपेंड करती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। हम मैट्रिक्स बनाते हैं V1 और I1, ये जो हमारे होते हैं ये आपके होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये हमारे डिपेंड करते हैं कांस्टेंट ABCD पर। ये हमारी ABCD या ट्रांसमिशन मैट्रिक्स है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपके सेकेंडरी साइड की वोल्टेज V2 और सेकेंड साइड में देखिए करंट आपका कन्वेंशनली करंट अंदर की ओर को होता है, लेकिन हम इसको बाहर की ओर को मानते हैं, तो -I2। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से ये हमारा इसका फॉर्मेट बनता है। बाकी इसके बारे में देखिए, यहाँ से क्या है आपका जो Vs की वैल्यू है, आपका V1 की वैल्यू है, V1 की वैल्यू आई आपकी, यहाँ से आ जाएगी A इंटू V2 माइनस B इंटू I2। तो ये हमारी आ जाएगी AV2 माइनस BI2, ये हमारी इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ से अगर आप I2 की वैल्यू देखेंगे, I2 की वैल्यू क्या आएगी, C इंटू V2 माइनस D इंटू I2। तो यहाँ से I1 की वैल्यू आ गई C इंटू V2 माइनस D इंटू I2। तो ये हमारी यहाँ पर वैल्यू होती है आपके दोनों पैरामीटर की। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं आपको A की वैल्यू निकालता हूँ। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए A की वैल्यू कब निकलेगी, जब हमारी इसकी वैल्यू B पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखिए A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी A इज इक्वल टू, ये आएगा V1 अपॉन V2। ये हो जाएगा आपका V1 अपॉन V2 कब, जब हमारा यहाँ पर I2 0 हो। I2 0 मतलब क्या होता है, I2 0 मतलब आपका यहाँ पर करंट 0, करंट 0 मतलब ओपन सर्किट के केस में, तो हम इसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज ट्रांसफ़र, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ट्रांसफ़र हो रहा है, वोल्टेज ट्रांसफ़र रेशियो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज ट्रांसफ़र रेशियो। बाकी अगला देखिए B की वैल्यू कैसे निकालेंगे। B की वैल्यू कब निकालेंगे, जब हमारी V2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो B की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस V1 अपॉन I2, V1 अपॉन I2 कब, जब V2 की वैल्यू आपकी 0 है। तो V2 की वैल्यू 0 मतलब वोल्टेज 0 मतलब होता है आपका शॉर्ट सर्किट। तो ये आपका शॉर्ट सर्किट क्या आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट आ जाएगा ट्रांसफ़र इम्पीडेंस। ठीक है, ट्रांसफ़र इम्पीडेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा पहले वाले का V1 अपॉन I, V अपॉन I क्या होता है आपका इम्पीडेंस, और ये आपका सेकेंडरी साइड का प्राइमरी साइड में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसको बोलते हैं आपको ट्रांसफ़र इम्पीडेंस। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर आपको इसकी भी दिखाता हूँ, जो आपका ये वाली इक्वेशन है। इक्वेशन 2 से क्या आएगा, इक्वेशन 2 से आप C की वैल्यू देखेंगे, तो C की वैल्यू आएगी आपकी I1 अपॉन V2। I1 अपॉन V2 कब आएगी, जब आपके यहाँ से I2 की वैल्यू 0 है। I2 की वैल्यू 0 मतलब आपका वही आपका ओपन सर्किट कंडीशन में ये आया, ये क्या है आपका, देखिए V अपॉन I क्या होता है, एडमिटेंस, इम्पीडेंस का उल्टा, तो आपसे ये आता है ट्रांसफ़र एडमिटेंस। बाकी D की वैल्यू क्या हो जाएगी, D की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस I1 अपॉन I2 कब, जब आपकी वोल्टेज सेकेंडरी साइड की वोल्टेज 0, मतलब आपका ये हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट करंट रेशियो। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए इनकी यूनिट क्या आएगी, मैं इस कलर से लिख रहा हूँ।
यहाँ पर यूनिट देखिए वोल्टेज से वोल्टेज कट कर जाएगी, तो इसकी क्या आती है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, ये हमारी यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। बाकी इम्पीडेंस वी अपॉन आई का आपकी यूनिट क्या आएगी, वी अपॉन आई इम्पीडेंस की आ जाएगी ओम। वी अपॉन आई क्या होता है, आर की इम्पीडेंस आता है ओम। बाकी सी जो है, सी की वैल्यू क्या आएगी, आई अपॉन वी, इम्पीडेंस का उल्टा क्या होता है, सीमेंस या फिर मो, इसकी यूनिट मो। और आपके डी की भी यूनिट क्या आएगी, आई अपॉन आई, मतलब करंट से करंट कर जाएगा, तो डी की यूनिट आएगी आपके यूनिट लेस। तो ए और डी हमारे यूनिट लेस होते हैं, जबकि बी की यूनिट होती है आपका ओम और सी की यूनिट होती है आपकी मोह। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा ए हैज़ नो डायमेंसन, ए में कोई भी डायमेंसन नहीं होती है। ए और डी दोनों में ही नहीं होती, लेकिन डी के बारे में दिया नहीं है, ठीक है। बाकी सी की जो डायमेंसन होती है वो होती है आपकी मोह या सीमेंस, और बी की डायमेंशन होती है आपकी ओ। बाकी इसका जो ये रूल है वो आता होता है आपका ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1, ये होती है आपकी सिमेट्रिकल, ये होती है आपकी रेसिप्रोकल कंडीशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट रिलेटेड टू ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर ओवरहेड ट्रांसमिशन, ठीक है। जब हम आपका इलेक्ट्रिकल पावर का ओवरहेड ट्रांसमिशन के टाइम में यूज़ करते हैं तो इसमें कह रहा है कि कौन सा इफेक्ट नहीं आता है। पहला दिया है स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, सेकंड दिया है फेरांटी इफेक्ट, थर्ड दिया है आपका स्किन इफेक्ट, और फोर्थ दिया है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो देखिए हमें यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ, इस इफेक्ट के बारे में। देखिए प्रॉक्सिमेटली इफेक्ट में क्या होता है, हमारे अल्टरनेटिंग फ्लक्स क्रिएट होता है कंडक्टर के अंदर। कहाँ, अगर हम उसके बगल में कोई कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, तो देखिए मतलब ऐसा होता है आपका दो, अगर आप हमारे पैरेलल में कंडक्टर हैं और एक कंडक्टर में हमारी करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर ये, तो इसके कारण जो दूसरे कंडक्टर में भी यहाँ पर अल्टरनेटिंग फ्लक्स फ्लो हो जाती है। इसको हम बोलते हैं आपका प्रॉक्सिमेटली इफेक्ट, और ये आपकी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में होता है, ठीक है। बाकी स्किन इफेक्ट क्या होता है, स्किन इफेक्ट वो होता है जहाँ पर आपका एसी की टेंडेंसी है कि कंडक्टर के ये सरफेस में ही फ्लो हो, ठीक है। एसी हमारे करंट की टेंडेंसी है कि आपके सरफेस के कंडक्टर में फ्लो हो। इससे क्या होता है, आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव एरिया जो एरिया है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण हमारी यहाँ पर जो आपकी एसी करंट है उसकी टेंडेंसी होती है कि ये हमारे सिर्फ इसके आउटर पार्ट में यानी कंडक्टर के सरफेस में ही फ्लो हो, और बाकी बीच से आपका फ्लो नहीं होती है। और जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं ये आपको और भी आउटर पार्ट में हमारी फ्लो होती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्किन इफेक्ट, और स्किन इफेक्ट को हम लोग यहाँ पर आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नेगलेक्ट मान के चलते हैं, क्योंकि आपका जैसे ही आपकी लेंथ इंक्रीज होती है तो हमारा आपका स्किन इफेक्ट भी कंसिडरेबली इंक्रीज हो जाता है। बाकी फेरांटी इफेक्ट मैंने आपको बताया था अभी। फेरांटी इफेक्ट में क्या होता है, रिसीविंग एंड की वोल्टेज हमारी ग्रेटर हो जाती है सेंडिंग एंड की वोल्टेज से ड्यू टू चार्जिंग करंट ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। तो इसको हम आपका सॉल्व करने के लिए क्या लगाते हैं, एक शंट रिएक्टर का यूज़ करते हैं इसको आपका न्यूट्रलाइज करने के लिए। बाकी जो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट है ये कहाँ होता है, ये आपका जैसे हम कोई भी आपका फेनोमेना होता है जब हमारी कोई चीज़ चलती है, मतलब कोई चीज़ अगर हमारे रनिंग कंडीशन में है और हमें लगता है कि वो रुकी हुई है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि जो हमारा पंखा वगैरह फ़ैन अगर वो चल रहा है, आपने कोई बल्ब जला रखा है, वो अपनी फुल स्पीड में चल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि वो रुका हुआ है, मतलब देखने में लगता है कि वो रुका हुआ है या अपनी स्पीड से हल्का चल रहा है। जैसे अपने टायर वगैरह में भी देखा होगा गाड़ी को, तो इसमें क्या होता है जो हमारी एक्चुअल स्पीड है हमें लगता है कि उससे कम चल रही है, तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, ठीक है। तो यही आपका ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता है। या इसमें क्या होता है आपका जो हमारे अपीयरेंस होता है, जैसे हमकी जो रनिंग चीज़ है, जो रनिंग और मूविंग इक्विपमेंट होते हैं हमारे, रनिंग और मूविंग इक्विपमेंट, ये हमें ऐसा लगता है, ऐसा अपीयर होता है कि ये स्टेशनरी, ये रुके हुए हैं या फिर ये स्लो मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं आपका स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंबसन ऑफ फ्यूल इज़ पॉसिबल, मतलब किसके द्वारा हमारा कंबसन ऑफ फ्यूल यहाँ पर हो सकता है, मतलब कंबसन फ्यूल मतलब फ्यूल को किसके थ्रू जला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सी गैस हमारी यूज़ होती है जो हमारे कंबसन में काम आती है, वही पूछा है ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर। तो देखिए यहाँ पर हमारी आंसर होता है ओजोन, क्योंकि ओजोन एक ऐसी गैस है जो खुद तो जलती नहीं है लेकिन दूसरों को जलाने में सहायक होती है। तो ओजोन इज़ अ टाइप ऑफ गैस विच इज़ नॉट इन केस ऑफ फ्लेमेबल बट इट इज़ यूज टू फ्लेम द मटीरियल, ठीक है। कंबसन के लिए हमारी काम आती है। आपने देखा होगा कि जैसे घर वगैरह में भी आप कभी अगर आग वगैरह जब वो लकड़ी की आग वगैरह जलाते होगे तो उसमें हमें फूंक मारनी पड़ती है, मतलब बाहर से हम ऑक्सीजन देते हैं ताकि आपका प्रॉपरली यहाँ पर क्या हो, आपका आपके ऑक्सीजन पहुँचे ताकि कंबसन उसका
अच्छे से हो। बाकी ये हमारी कंबसन कौन सी प्रोसेस होती है, ये होती है आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब जिसमें आपकी एनर्जी निकलती है, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कंबसन हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, जिसमें आपने यहाँ पर क्या रिलीज़ करती है, ये हमें रिलीज़ करती है आपका लाइट, क्योंकि जब हम आग जलाते हैं तो आपने देखा होगा रोशनी आती है, और साथ ही साथ क्या आती है, हीट, ठीक है। तो इसके यहाँ पर इसका आउटपुट हमारे लाइट और हीट के फॉर्म में मिलता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ सिंगल कोर केबल। एक हमारे सिंगल कोर की केबल है, उसके लिए हमने मोस्ट इकोनॉमिकल डायमीटर बताना है। यूज्ड ऑन 50 kV, वोल्टेज दिया है आपकी 50 kV, सिंगल फेज वोल्टेज की वैल्यू दी है आपकी 50 kV, और मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेस, जो हमें मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक शुड नॉट बी ग्रेटर देन आपका 40√2 kV, ठीक है। यहाँ पर 40√2 kV हमारा मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है हमारा, देखिए इसको थोड़ा बना रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर इसको आपको शो करके दिखा रखा है। तो यहाँ पर जो अंदर वाला है हमारा, ये इनर वाला, ये है आपका कंडक्टर, ठीक है, सिंगल कंडक्टर लिया है, ये हमारा इनर का कंडक्टर है, इसकी रेडियस मान ली R है। और ये बाहर जो है हमारी, ये है मेटेलिक सीट, ये बाहर है आपकी मेटेलिक सीट, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा जो आपका फॉर्मेशन होता है वो सिम्बास के हिसाब से होता है, SIMBAS, ठीक है। मतलब सबसे पहले आता है कंडक्टर, देन उनके इसके बाद इंसुलेशन, फिर आपके मेटेलिक सीट, फिर बेडिंग, फिर आर्मरिंग, देन सर्विंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको दिखा रखा है आपका, सबसे पहले ये आपका कंडक्टर है जो अंदर से दिखा रखा है, देन ये बाहर आपके मेटेलिक सीट है, ठीक है। मतलब दो कंडक्टरों के बीच में क्या भरते हैं हम, इंसुलेशन। तो ये जो हमारी लेयर है, इससे दिखा देते हैं। तो ये जो बीच में हमने भरा है, ये इधर जो येलो से दिखा रहा हूँ, ये आपका पूरा आपका वो है इंसुलेशन। हमने यहाँ पर बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल को फिल कर रखा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देखिए हमारे बीच में ये है आपका इंसुलेशन, और बाहर पर है आपका मेटेलिक सीट। तो यहाँ से आपके सेंटर से इसकी जो रेडियस है बाहर वाले की, इसकी रेडियस है R, ठीक है। तो जब हम इसका यहाँ पर जब हम बनाते हैं ग्राफ किसका, आपका स्ट्रेस का, कितनी है इसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पड़ रही है, कहाँ पर आपके कंडक्टर के सरफेस पर, मतलब आपका ये जो आपका कंडक्टर का आउटर पार्ट है ये, और आपका मेटेलिक सीट का आउटर पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस होता है वो हमारा हाई होता है आपका, जो हमारा जी मैक्स, जो आपका जी की वैल्यू, सॉरी, जो हमारा जी की वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये हमारा हाई होता है कहाँ पर, ये हमारा हाई होता है आपका कंडक्टर के सरफेस पर, ये यहाँ पर आपकी वैल्यू हाई होती है। देन ये मिनिमम होता है आपका मेटेलिक सीट पर, ठीक है। तो ये आपकी जी मैक्स की वैल्यू, ये जी मैक्स है, और ये आपका जी मिनिमम की वैल्यू ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंडक्टर के सरफेस में, हमारा कंडक्टर के जो आपके आउटर पार्ट है इसमें आपका मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, और आपका मेटेलिक सीट के जो आपके आउटर पार्ट है इसमें आपका मिनिमम स्ट्रेस होता है, ठीक है। बाकी इसके बारे में बता देते हैं आपको। इकोनॉमिकल के लिए क्या करते हैं, इकोनॉमिकल केस के लिए, इकोनॉमिकल केस के लिए हम लोग काम करते हैं, जो आपका कैपिटल R है, मतलब जो आउटर डायमीटर की वैल्यू है उसकी वैल्यू होनी चाहिए आपकी स्मॉल डायमीटर इंटू ई, ठीक है। स्मॉल डायमीटर इंटू ई हमारी इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ से जब आपका मैक्सिमम स्ट्रेस निकालते हैं जी मैक्स, इसकी वैल्यू क्या आती है, वो आती है आपकी वोल्टेज अपॉन जी मैक्स, कहाँ होता है जहाँ पर आपकी आर की वैल्यू कम है कंडक्टर के सरफेस में, तो यहाँ आ जाएगा अपॉन आर, तो ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इसको मैं अगले पेज में सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन को। अब देखिए पीछे क्या दिया था हमें, पीछे हमें दिया था आपका 50 वोल्ट, आपका 50 kV आपकी यहाँ पर लाइन वोल्टेज है, ठीक है। तो VL की वैल्यू है आपकी 50 kV, लाइन वोल्टेज है आपकी 50 kV। इसके अलावा जी मैक्स की वैल्यू देखिए, मैक्सिमम स्ट्रेस इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब जी मैक्स की वैल्यू दी है 40√2, जी मैक्स की वैल्यू दी है आपकी 40√2। बाकी यूनिट क्या दी है इसकी, kV पर सेंटीमीटर, ठीक है, kV पर सेंटीमीटर में दी है। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है हमें यहाँ पर सबसे पहले फेज़ वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मैक्सिमम फेज़ वैल्यू। तो देखिए सिंगल कंडक्टर है, सिंगल कंडक्टर के लिए मैक्सिमम फेज़ वैल्यू PH मैक्स लिख दिया। मैक्सिमम फेज वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपकी √2 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज को हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, √2 इंटू लाइन वोल्टेज आपका 50 kV, ठीक है। तो ये आ गया 50 kV। बस यहाँ से अब हमें R की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें कौन सा फॉर्मूला पता है, मैंने अभी पीछे बताया,
जी मैक्स क्या होता है? जी मैक्स होता है ऑपरेटिंग वोल्टेज वी अपॉन रेडियस आर। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी वी वोल्टेज अपॉन जी मैक्स, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। वोल्टेज वही आपको यहाँ पर जो आपकी फेज़ वोल्टेज है ये, इसको पुट करते हैं, वी पे लिख देता हूँ। तो ये हमारी हो जाएगी √2 × 50, √2 × 50 अपॉन नीचे जो जी मैक्स की वैल्यू है वो है आपकी 40√2। तो देखिए √2 से √2 कट गया, ये 0 से 0, यहाँ क्या आ गया? ये आ गया 5/4। 5/4 मतलब 4 × 4 दशमलव, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो ये आ गया 1.25। और किस में थी ये था आपका केवी पर सेंटीमीटर, तो ये भी आएगा आपका सेंटीमीटर में, क्योंकि केवी से केवी कट गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1.2। अरे क्या दिया है? अच्छा इसमें हमसे पूछा है हमें, अच्छा डायमीटर निकालना है, हमने रेडियस निकाल रखी है। तो देखिए डायमीटर क्या हो जाएगा? डायमीटर होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2 × r, ठीक है। 2 × r मतलब 2 × 1.25, 125 का दुगना होता है आपका 250, मतलब ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर, आंसर नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एडवांटेज ऑफ नेचुरल ड्रॉट इन स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट में आपको नेचुरल ड्रॉट का कौन सा एडवांटेज नहीं है? तो पहले मैं इसके एडवांटेज बताता हूँ आपको क्या होते हैं। देखिए इसका जो एडवांटेज होता है कि इसमें आपको कोई भी एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो नो एक्सटर्नल पावर रिक्वायरमेंट, नो एक्सटर्नल पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है, फॉर क्रिएटिंग द ड्रॉट, ठीक है। ड्रॉट क्रिएटिंग करने के लिए यहाँ पर कोई भी हमें एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ ये आपका एयर पॉल्यूशन को कम करता है, एयर पॉल्यूशन प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये आपके इतने हाइट में लगे रहते हैं कि जहाँ पर से आपका चिमनी का धुआं जो निकल रहा है, ये आपको फ्लू गैसेस, वो आपके जो आपके अराउंडिंग, जो आपके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वहाँ पर ना जाकर उससे काफ़ी ऊंची स्थान में जाती है, ठीक है। बाकी इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, इसकी मेंटेनेंस जो हमारी कॉस्ट है वो बहुत कम होती है, और इसकी लाइफ लॉन्गर होती है, लॉन्गर लाइफ। बाकी इसमें जो आपकी कैपिटल कॉस्ट, शुरुआत में जो हम कॉस्ट लगाते हैं कैपिटल कॉस्ट, वो हमारी कम होती है। तो कैपिटल कॉस्ट इसमें कम होती है। बाकी इसके जो डिसएडवांटेज है वो भी मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पर डिसएडवांटेज करके, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये आपका मैक्सिमम प्रेशर में काम करता है, ठीक है। मैक्सिमम प्रेशर होता है इसमें, प्रेशर की वैल्यू बहुत हाई होती है, और इसमें जो आपकी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज़ होती है वो आपकी लॉस्ट हो जाती है फ्लू गैसेस में, ठीक है। जो आपकी फ्लू गैसेज है उसमें आपकी हीट लॉस होती है, अप्रॉक्सीमेटली 20% जो हमारी हीट है वो इसमें फ्लू गैसेस में लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि फ्लू गैसेस गर्म होती है, जिसमें आपकी यहाँ पर इसकी हीट लॉस हो जाती है, जिसके कारण ओवरऑल इफिशियंसी जो है आपकी इसकी हमारी डिक्रीज़ हो जाती है, ओवरऑल इफिशियंसी डिक्रीज़ हो जाती है इस केस की। और इसके कारण इसका कम्बसन भी पुअर होता है, मतलब ये जलाता भी अच्छे से नहीं है, तो इसका पुअर कम्बसन होता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा नो एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड फॉर ड्रॉट। अच्छा क्या पूछा है? नॉट एडवांटेज, तो ये तो इसका एडवांटेज ही है। सेकेंड है मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ ऑलमोस्ट नील, बहुत कम मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, बिल्कुल ठीक है। हीट लॉस इन फ्लू गैसेज इज़ वेरी लेस, नहीं, ये हमारे हीट लॉसेज हमारे ज़्यादा होते हैं, तो ये इसका जो नॉट एडवांटेज, यही आपका एडवांटेज नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 20% हीट हमारी फ्लू गैसेज में आपके ख़त्म हो जाती है। बाकी लॉन्गर लाइफ, बिल्कुल लॉन्गर लाइफ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपका प्रैक्टिकली द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज नील इन डेस पावर प्लांट, मतलब हमारे किस पावर प्लांट में आपकी फ्यूल की आपका फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन हमारा नील होता है, ये पूछा है। तो देखिए हमारा जो आपका इसमें बिल्कुल आपका जीरो पे काम करता है वो होता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपके हाइड्रो मतलब पानी से ही आपका बिजली का निर्माण करता है। बाकी इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या HP पे लिखता हूँ, हाइड्रो पावर प्लांट शॉर्ट में, इससे समझ जाएंगे आप। इसमें क्या होता है आपका, ये कहाँ लगाते हैं हम लोग? इसको लगाते हैं हिली एरिया में, जहाँ पर आपके पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी हो, ठीक है। लोकेटेड इन हिली एरिया, जहाँ पर आपकी पानी की एबिलिटी अच्छी हो। बाकी एक इसका वो है कि इसके इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि डैम वगैरह का आपको निर्माण करना पड़ता है। बाकी इसमें इनिशियल कॉस्ट हाई, सबसे हाई इसकी इसी की इनिशियल कॉस्ट है, ठीक है। बाकी इसके जो रनिंग चार्ज आते हैं हमारे बहुत कम या जीरो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पानी के थ्रू इसमें आपकी बिजली जनरेट हो रही है, तो रनिंग चार्ज बहुत कम आते हैं। बाकी इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसका आता है बिल्कुल नील, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट
नील में, यहाँ पे जीरो होता है। बाकी इसमें मेंटेनेंस की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है इसमें। और इसकी इफ़िशियंसी सबसे अच्छी होती है, ओवरऑल इफ़िशियंसी जो होती है इसकी वो होती है आपकी 85%। किसी भी आपके पावर सिस्टम में सबसे अच्छी इफ़िशियंसी इसी की होती है। बाकी जो हमारे उसमें हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करता है वो करता है आपका कोल फील्ड थर्मल पावर प्लांट, लेकिन इसकी इफ़िशियंसी जो होती है वो सबसे कम होती है, अप्रॉक्सीमेटली 25%। और ये हमारे देश का टोटल 64 to 65% आपका एनर्जी जनरेट इसी के थ्रू होती है, कोयल के थ्रू, कोयले के थ्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपका स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू और फॉल्स, मतलब ये जो आपके स्टेटमेंट दिए ये सही है या गलत है, ये हमें यहाँ पर बताने ना। ठीक है, पहला दिया है आपका लोड फैक्टर इज़ ऑलवेज लेस देन यूनिटी, पहला तो बिल्कुल ठीक है, लोड फैक्टर हमारा यूनिटी से कम होता है। सेकेंड दिया है आपका हायर लोड फैक्टर ऑफ द पावर सिस्टम लेसर विल बी द कॉस्ट जनरेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड, ये भी ठीक है। तो देखिए आंसर इसका हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों ही ठीक है। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए हमारा लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर हमें पता है कि लोड फैक्टर होता है हमारा एवरेज डिमांड, जो हमारी एवरेज डिमांड है वो उसको हम डिवाइड करते हैं आपका मैक्सिमम डिमांड से। ठीक है, एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड होता है आपका लोड फैक्टर। क्योंकि हमारी मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू ज़्यादा होती है और एवरेज की वैल्यू कम होती है, तो इसलिए ऑलवेज इसकी वैल्यू 1 से कम आती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर हमारा जब आपकी एवरेज डिमांड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड के पास पहुँच ना जाए, ठीक है, और नीचे मैक्सिमम डिमांड है, तो यहाँ पर क्या होता है अप्रॉक्सीमेटली जब इसकी वैल्यू 1 आती है तब हमारा यहाँ पर क्या होता है, तब हमारा यहाँ पर आपका यूनिट कॉस्ट जनरेशन कम आता है। ठीक है, जैसे हमारा लॉस आपका लोड फैक्टर की वैल्यू जितनी हाई होगी, लोड फैक्टर की हाई वैल्यू कब होगी, जब आपके मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू आपके एवरेज डिमांड की वैल्यू मैक्सिमम डिमांड के अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो, जिसके कारण जो आपका यहाँ पर लोड फैक्टर है उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली रीचेस टू 1, मतलब 0.92 आपका 1 के पास हो, तब हमारा कॉस्ट ऑफ पर यूनिट जनरेटेड कम आता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि विथ रेफरेंस टू न्यूक्लियर पावर प्लांट, हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट के रेफरेंस में यहाँ पर बताना है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू और फॉल्स। तो ये भी आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये हमें बताना है। दिया है जनरली ग्रेफाइट रॉड आर यूज फॉर मॉडरेटर, बिल्कुल ठीक है, मॉडरेटर्स के लिए हम ग्रेफाइट रॉड का यूज़ करते हैं। सेकंड दिया है कंट्रोल रॉड आर मेड ऑफ कैडमियम, ये भी ठीक है, तो इसके भी दोनों ही ठीक हो गया। यहाँ पर आपका बोथ आपके स्टेटमेंट सही हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आपका ग्रेफाइट का रॉड होती है उसका हमारा काम होता है मॉडरेटर के द्वारा काम करना, बाकी कंट्रोल रॉड हमारी आपके जो आपका न्यूट्रॉन की रिएक्शन होती है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, बाकी न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कैसे करते हैं हम, यहाँ पर जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी ये हमारी कन्वर्ट होती है किस में, ये हमारी कन्वर्ट होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। न्यूक्लियर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न मतलब आपका ये यहाँ पर एक से दूसरे में टूटता है, नाभिकीय विघटन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं, हम यूरेनियम 235 235 या फिर हम यहाँ पर थोरियम 232 का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारे मटेरियल होते हैं। बाकी ये आपकी रिएक्शन होती है आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, एक ऐसा डब्बा होता है। ठीक है, एक मतलब एक पूरा एक आपका यहाँ पर एक रूम टाइप का होता है जिसके अंदर आपका न्यूक्लियर रिएक्टर प्लेस होता है, और बाहर से आपका इंफ्रारेड की यहाँ पर आपकी वो लगे रहते हैं वॉल्स, ताकि आपके रेडिएशन बाहर ना निकले। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन पे हमारा काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है इम्पीडेंस रिले इज़ यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, इम्पीडेंस रिले का हम यूज़ किस चीज़ के प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन यानी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, बोथ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, या फिर यहाँ पर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो देखिए ये हमारी जो रिले होती है ये एक टाइप की होती है डिस्टेंस रिले। ठीक है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग डिस्टेंट रिले का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस रिले का हम लोग यूज़ करते हैं, और डिस्टेंस रिले को हम क्लासीफाई करते हैं 3 टाइप में। ठीक है, क्लासीफाई होती है आपकी मोह रिले जिसको आप एडमिटेंस रिले बोलते हैं, सेकंड होती है आपकी इम्पीडेंस रिले, देन आपकी थर्ड है आपकी रिएक्टेंस रिले। ठीक है, रिएक्टेंस रिले में आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल नेगलेक्ट होती है। मोह रिले कहाँ यूज़ होती है, मोह रिले यूज़ होती है आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मतलब वो लाइन जिनकी लेंथ 200 किलोमीटर के ऊपर है। आपकी इम्पीडेंस रिले यूज़ होती है आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मतलब 80 से आपका 200 किलोमीटर के बीच तक का। बाकी रिएक्टेंस आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ होती है, जहाँ पर आपकी लाइन की लेंथ आपकी कितनी हो, जहाँ पर आपकी लाइन की लेंथ हो आपकी
लेस देन 80 किलोमीटर, ठीक है। लेस देन 80 किलोमीटर को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो हमसे इम्पीडेंस वाली पूछा है, तो इम्पीडेंस कहाँ काम आती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। बाकी इनके बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इम्पीडेंस रिले का नाम पूछता है आपको। इम्पीडेंस रिले किस टाइप की रिले होती है, कैसे मतलब कौन सा रिस्ट्रेंट फोर्स लगता है, ये सो। तो देखिए इम्पीडेंस रिले जो होती है वो आपकी वोल्टेज से रिस्ट्रेन करती है। जो रिस्ट्रेंट टॉर्क प्रोवाइड करता है वो वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए हम बोलते हैं आपको वोल्टेज रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले, OCR, ओवर करंट रिले, ठीक है। तो अब इम्पीडेंस रिले होती है आपकी वोल्टेज रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले। बाकी इसके बारे में भी वो बता देता हूँ। आपका रिएक्टेंस रिले जो आपके शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में काम आती है, रिएक्टेंस रिले को हम लोग कहते हैं, इसको हम बोलते हैं करंट रिस्ट्रेंट, ठीक है। यहाँ पर हमारा रिस्ट्रेंट जो टॉर्क प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है आपका करंट, तो इसको हम बोलते हैं करंट रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले, ठीक है, ओवर करंट रिले। बाकी इसके बारे में यही लिखता हूँ आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए मोह के लिए यही लिख देता हूँ। मोह जो आपकी रिले होती है हम इसको बोलते हैं, इसमें जो आपका प्रोवाइड करता है वो करता है वोल्टेज रिस्ट्रेंड, वोल्टेज से आपकी रिस्ट्रेंड होती है, और आपकी ये होती है डायरेक्शनल रिले, ठीक है, डायरेक्शनल रिले। यही एक हमारी रिले होती है जिसकी आपकी इनहेरेंटली आपकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है मोह रिले की, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं वोल्टेज रिस्ट्रेंड डायरेक्शनल रिले। बाकी इम्पीडेंस को बोलते हैं आपको वोल्टेज रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले, और रिएक्टेंस को बोलते हैं आपको करंट रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विच डिवाइस इज एम्प्लॉय टू रिड्यूस द पावर फैक्टर इन केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर इन द ट्रांसमिशन लाइन। तो हमें जैसे ट्रांसमिशन लाइन में जो आपका लीडिंग पावर फैक्टर है उसको कम करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज़ करते हैं, ये पूछ रहा है। पहला दिया सिंक्रोनस कंडेंसर, स्टैटिक वोल्टेज कंपनसेटर, SVC, या आपका रिएक्टर। तो देखिए हमारा पहले क्या दिया आपका लीडिंग पावर फैक्टर है। लीडिंग पावर फैक्टर कब होता है, ये सिर्फ एक ही केस में होता है जो मैंने आपको 2 बार बता दिया अभी। लीडिंग पावर फैक्टर होता है हमारा, लीडिंग पावर फैक्टर सिर्फ एक केस में होता है, वो होता है आपका फेरांटी इफेक्ट के केस में। कहाँ होता है मेरे भाई, फेरांटी इफेक्ट। बाकी फेरांटी इफेक्ट क्या है ये मैंने बता दिया था आपको, रिसीविंग एंड की वोल्टेज जब ग्रेटर हो जाए आपके सेंडिंग एंड की वोल्टेज से। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग शंट रिएक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। शंट में हम लोग रिएक्टर लगाते हैं। रिएक्टर क्या होती है, एक हमारी कॉइल होती है जिसकी आपका इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होती है। तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर सी। अच्छा रिएक्टर तो ओनली 1, आंसर नंबर ए, ठीक है, ओनली 3। सिर्फ यहाँ पर हम लोग आपका रिएक्टर लगा के आपको वोल्टेज के मतलब लीडिंग पावर फैक्टर को कंपनसेट कर सकते हैं, क्योंकि लीडिंग पावर फैक्टर आता है आपका कैपेसिटिव नेचर के कारण। वेरे इसको कंपनसेट करने के लिए हमने यहाँ पर इंडक्टर लगाते हैं जो इसका पावर फैक्टर को यहाँ पर कम कर देता है, ठीक है। बाकी सिंक्रोनस कंडेंसर आपका यहाँ पर पावर फैक्टर इंप्रूव करता है, और स्टैटिक वोल्टेज कंपनसेटर भी आपका यहाँ पर पावर फैक्टर इंप्रूव करता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द 2 पार्ट ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के 2 पार्ट क्या हैं, आपका फिक्स्ड एंड वेरिएबल चार्ज है, कैपेसिटी चार्ज या एनर्जी चार्ज है, थर्ड दिया आपका कैपेसिटिव कॉस्ट या UI चार्ज है। तो देखिए यहाँ पर हमारे 2 पार्ट के टाइम में क्या आता है, देखिए हमारे जो 2 पार्ट टैरिफ भी हम इसको बोलते हैं। 2 पार्ट के अंदर हमारे यहाँ पर सिर्फ जैसे नाम से समझ सकते हैं ये 2 पार्ट आते हैं। कौन से, एक हमारा आता है इसमें जैसे हमारी टोटल जो कॉस्ट होती है, जो आपका रियल जो कॉस्ट होती है वो होती है आपकी, जो चार्ज आते हैं वो A प्लस B इंटू किलोवाट प्लस C इंटू किलोवाट आवर, ठीक है, ये हमारे टोटल चार्ज आते हैं। लेकिन हमारे 2 पोर्ट के टाइम में मतलब 2 पार्ट के टाइम में क्या आता है, हमारी जो A जो फिक्स वैल्यू है इसकी वैल्यू 0 होती है यहाँ पर। तो ये डिपेंड करता है आपका B इंटू किलोवाट पर, B इंटू किलोवाट प्लस C इंटू किलोवाट आवर। तो ये इसका हमारा फॉर्मूला होता है आपका 2 पोर्ट का, 2 पार्ट टैरिफ का। तो यहाँ पर B जो है ये हमारे यहाँ पर बताते हैं फिक्स चार्ज, ठीक है, और इसको हम कभी कभी सेमी फिक्स चार्ज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर फिक्स चार्ज कैसे बताती है, ये बताती है आपके अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम डिमांड, कि मैक्सिमम डिमांड कंज्यूमर की कितनी है उसके हिसाब से हमारी फिक्स चार्ज होती है। और ये किस में होती है, ये होती है आपकी इन किलोवाट पर। बाकी जो आपकी C है इसको हम बोलते हैं आपका, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल चार्ज या फिर रनिंग चार्ज, जितना हम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से ये हमारी डिपेंड करती है। तो ये होती है आपकी वेरिएबल चार्ज, और ये आपकी होती है किलोवाट आवर, ठीक है, एनर्जी की यूनिट आवर में हम लोग यहाँ पर लेते हैं किलोवाट आवर, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 पार्ट टैरिफ होता है ये आपका चार्ज करता है कैसे, आपका मैक्सिमम डिमांड जो हमारी कांस्टेंट होती है और आपकी जो यूनिट जनरेट होती है, मैक्सिमम डिमांड प्लस यूनिट जनरेटेड, इसके ऊपर ये हमारा
आपका हमारे चार्ज करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फिक्स और वेरिएबल। आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए मतलब आंसर नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ओनली वन। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर बी इंटू किलो वाट प्लस सी इंटू किलो वाट आवर आता है। बाकी इसका हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं आपका इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पर आपकी इंडस्ट्रियल लोड है, तो जो आपकी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, हम लोग उसके लिए ये आपका टैरिफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके वहाँ पर मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू बहुत हाई होती है, इसलिए मैक्सिमम डिमांड हाई होने के कारण हम लोग इसका यूज़ आपका इंडस्ट्रियल एरिया के कंज्यूमर के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है अ पल्वराइज्ड कॉइल बॉयलर कोल बॉयलर जनरेटेड अप्रॉक्सीमेटली डैश फ्लाई एस और डैश बॉटम एस रिस्पेक्टिवली। देखिए फ्लाई एस और बॉटम एस क्या होती है, जब हम कोयले को जलाते हैं ना, जैसे ये हमारा कोयला है, इसको जब हमने जलाया, ये ड्राइंग ऐसी है, तो जो कोयले को जला के हमारी बनती है एस, जिसको हम बोलते हैं राख। ठीक है, तो देखिए राख में यहाँ पर दो टाइप के आपके पार्टिकल होते हैं, एक होता है आपका फ्लाई एस बोलते हैं, और एक होती है आपकी बॉटम एस। ठीक है, यहाँ पर फ्लाई एस और बॉटम एस दो टाइप की यहाँ पर एसेस होती हैं। जो फ्लाई एस जो होती है, देखिए फ्लाई मतलब जो हवा में उड़े, तो मतलब वह एस जो आपकी बहुत पतली होती है और लाइट वेट होती है, और जो आपकी उड़ती है उसको हम बोलते हैं आपको फ्लाई एस। वहीं आपके बॉटम एस वो होती है, जैसे हमने यहाँ पर कोयले को जला दिया तो उसके बाद जो हैवी एस बची है उसको हम बोलते हैं बॉटम एस। और ये यहाँ पर जो आपकी बॉटम एस होती है ये आपके बॉयलर के नीचे पर स्टोर होती है, जबकि आपकी जो फ्लाई एस है वो आपके चिमनी के पास जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है वहाँ पर आपकी कलेक्ट हो जाती है। बाकी इसका बहुत उपयोग होता है हमें सीमेंट वगैरह में फ्लाई एस का, क्योंकि सीमेंट में हम फ्लाई एस का यूज़ करते हैं ताकि उसको हम अच्छा बना सकें। तो यहाँ पर ये आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें जो आपके फ्लाई एस की वैल्यू है ये 80% होती है, और यहाँ पर बॉटम एस की वैल्यू 20% होती है। ठीक है, जब हम कोयले को जलाते हैं तो उसमें जो फ्लाई एस का निर्माण होता है वो 80% के आसपास होता है, वही आपका 20% हमारी बॉटम एस होती है। फ्लाई एस जो होती है वो आपकी लाइट फॉर्म ऑफ कोल एस होती है, मतलब जो हमारे कोयले की से जो राख बनी है उसका लाइट फॉर्म होती है, जो आपकी फ्लोट करती है कहाँ, एग्जॉस्ट के थ्रू। ठीक है, वहीं आपकी जो बॉटम एस होती है वो आपका हैवियर पोर्शन होता है आपका कोल का, मतलब कोल एस का, जो आपका सेटल होता है आपका ग्राउंड पर, मतलब आपके बॉयलर के नीचे पर जो आपका सेटल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया द रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टार्टिंग वोल्टेज ट्रिपल आर वी डिपेंड करता है किस पर, दिया है आपका सिस्टम वोल्टेज पर, आपका सर्किट पावर फैक्टर ओनली, स्विचिंग कंडीशन, या बी और सी दोनों। तो देखिए रेट आपका पहले रीस्टार्टिंग वोल्टेज क्या होता है पहले हम वो समझते हैं, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ठीक है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, तो देखिए रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है आपका ट्रांजिएंट के टाइम में वोल्टेज जो अपीयर होता है कहाँ पर, सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट में। कब, जब हमारे उनमें इमीडिएटली आपका ओपनिंग हो, जैसे हमारे सर्किट ब्रेकर के ये कांटेक्ट हैं पहले क्लोज है, जब इनमें इमीडिएटली ओपन हो यहाँ पर, तो इसके कारण जो आपका ट्रांजिएंट में वोल्टेज अपीयर होता है, मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज आपका अचानक इंक्रीज हो जाता है उसको हम बोलते हैं आपका रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ठीक है, तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को हम लिखते हैं वी सी से, तो ये ट्रांजिएंट होता है वी सी टी, इसकी वैल्यू होती है आपकी वी एम मैक्सिमम वोल्टेज इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी, कॉस ओमेगा टी, या ओमेगा एन हमारी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है तो ओमेगा एन लिख दिया, ओमेगा एन टी। और जब हम रीस्टैकिंग वोल्टेज का डिफ्रेंशिएट करते हैं इसी को हम बोलते हैं आपका रेट, क्योंकि हमें रेट निकालने के लिए किसी भी चीज़ का हमें रेट निकालने के लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल आर वी, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज। ठीक है, ट्रिपल आर वी ये क्या होता है, डी अपॉन डी टी, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं किसका, वी सी टी का, जो आपकी रीस्टैकिंग वोल्टेज है इनका। तो यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी एम का वी एम, कॉस का होता है माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ओमेगा एन बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा साइन एन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हमारी रीस्टैकिंग वोल्टेज का फॉर्मूला होता है आपका ओमेगा एम साइन, आपका ओमेगा एम वी एम साइन ओमेगा टी। ओमेगा एम क्या है आपकी, ये है नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ये आपकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी सिस्टम की। वी एम है आपका मैक्सिमम वोल्टेज, जो सिस्टम का मैक्सिमम वोल्टेज है वो है आपका वी एम। बाकी साइन ओमेगा टी मतलब ये कि साइन वेव यहाँ पर जनरेट करता है। बाकी ट्रिपल आर बी का मतलब क्या होता है कि हमारी कितनी जल्दी हमारी वोल्टेज अक्रॉस जो आपका कॉन्टैक्ट है सर्किट ब्रेकर वो रेज हो रही है। ठीक है, मतलब कॉन्टैक्ट इसके बीच के कितनी जल्दी आपके रीस्टैक कर रही है, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैक को हम बोलते हैं आपको ट्रिपल आर बी। ठीक है, और ट्रिपल आर बी हमारा सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है आपके, अफेक्टेड किससे होता है, जो सर्किट के पैरामीटर से, जो अफेक्टेड होता है आपका सर्किट पैरामीटर से बहुत अफेक्टेड करता है आपका ट्रिपल आर बी। जैसे सर्किट पैरामीटर मतलब आर है,
एल है, सी है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस, पावर फैक्टर, ये आपका सर्किट के पैरामीटर पर बहुत डिपेंड करता है। बाकी आपका वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करता है, लेकिन बहुत कम डिपेंड करता है। मैक्सिमम डिपेंड करता है आपका सर्किट के पावर फैक्टर और सर्किट के अंदर जो पैरामीटर है एल, सी या पावर फैक्टर, ठीक है। और एल सी पैरामीटर में ये हमारे स्टोरिंग एनर्जी स्टोरिंग कैप आपके एलिमेंट होते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं आपका स्विचिंग आपके एलिमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आंसर नंबर टी, बोथ बी एंड डी, क्योंकि ये आपका सर्किट के पावर फैक्टर में भी डिपेंड करता है और साथ ही साथ स्विचिंग कंडीशन, क्योंकि स्विचिंग कंडीशन डिटरमाइन होती है आपकी एल और सी से। एल और सी क्या है? आपके स्टोरिंग एनर्जी एलिमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपका एन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, एक हमारा इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, हैज़ अ डेली लोड पैटर्न ऑफ 200 किलोवाट का लोड है, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग के लिए 12 घंटे चल रहा है, और 1000 किलोवाट का लोड है एट यूनिटी पावर फैक्टर 12 घंटे के लिए चल रहा है। तो हमें लोड फैक्टर बताना है। तो देखिए लोड फैक्टर क्या होता है? लोड फैक्टर होता है आपका एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले एवरेज निकालते हैं, उसके बाद मैक्सिमम तो हमें पता है क्योंकि 2000 इन दोनों में से बड़ा 2000 ही है, तो 2000 किलोवाट मैक्सिमम हो जाएगा। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज होता है आपका टोटल एरिया अपॉन टाइम। एवरेज के लिए क्या करते हैं? हम एरिया को हम टाइम से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? 2000 किलोवाट चला है कितने टाइम के लिए? 2000 किलोवाट चला है आपका 12 घंटे के लिए, और उसके बाद प्लस करेंगे आपका 1000 किलोवाट चला है आपका 12 घंटे के लिए। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 24 घंटे हो गया, नीचे आ गया 24। तो ये कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24 आ जाएगा आपका 24, 1 2 3 24,000 प्लस ये आ जाएगा 12,000, 24,000 प्लस 12,000 अपॉन 24। तो 12 कम 12, 12 जन 24, 12 36, ये आ जाएगा आपका 36,000। और ये नीचे कितना आ जाएगा? ये नीचे आ जाएगा 24, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एवरेज की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से मैक्सिमम की वैल्यू पुट करते हैं जो आपकी 2000 है, और आंसर निकाल देते हैं। तो देखिए लोड फैक्टर क्या हो जाएगा? लोड फैक्टर हो जाएगा आपका, एवरेज की वैल्यू हमारी क्या आई है? एवरेज की वैल्यू आपका 36,000 अपॉन 24, ये आई है 36,000 3600 अपॉन 24, और किससे मल्टीप्लाई करना है हमारा? लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या है आपका? 2000, मैक्सिमम लोड वो आपका 2000 है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 36,000 और 24 दूनी 48, और ये 1 2 3 जीरो ये है। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, बाकी ये 6 छक्का 36, 2 से काट 9 से काट दे या फिर 6 से काट देते हैं। 6 से काट जाती, 6 सत्ते 42, 6 48, 6/7। तो ये आ जाएगा 6/7। 6/7 क्या आ जाएगा? 0.7 सत्ते 49, 7 1 5 7 पंचे 30, तो 0.75 के आसपास इसका आंसर आएगा। तो देख लेते हैं आंसर है नहीं है। देखिए आंसर नंबर बी 0.75, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर लॉन्ग लाइन इज़ 1 मेगा ओम। 50 किलोमीटर का 1 मेगा ओम है, तो 100 किलोमीटर केबल का हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ये केबल के लिए यूज़ होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका आर इज इक्वल टू रो अपॉन 2πl, ठीक है, रो अपॉन 2πl इंटू लॉग d/r या r2/r1 आउटर डाया अपॉन इनर डाया, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए जो हमारा r है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से हम क्या रिलेशन बना सकते हैं? यहाँ से बना सकते हैं आपका r2/r1 किसके बराबर हो जाएगा? r2/r1 हो जाएगा आपका L1/L2 के। अब यहाँ से हमें सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, R2 की वैल्यू बतानी है। तो R2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी L1/L2 इंटू R1। बस यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ पहले टाइम में लेंथ की वैल्यू कितनी थी? पहले टाइम में लेंथ थी आपकी 50 किलोमीटर, सेकेंड टाइम में 100, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 मेगा ओम। तो 50 से ये कर जाएगा 2 टाइम, और 1/2 हो जाएगा आपका 0.5। तो क्या आ जाएगा? 0.5 मेगा ओम। R2 की वैल्यू आ गई 0.5। आंसर नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है आपका विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैपन इन अ लो पावर फैक्टर। लो पावर फैक्टर के केस में क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछ रहा है,
ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है लार्ज केवीए रेटिंग ऑफ एन इक्विपमेंट, सेकेंड दिया है आपका ग्रेटर कंडक्टर साइज, थर्ड दिया है आपका रिड्यूस हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, या डी दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए लो पावर फैक्टर मतलब पावर फैक्टर को क्या लिखते हैं हम, cos फाई। cos फाई क्या होता है आपका, एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर, एक्टिव पावर P और एपरेंट पावर S। तो देखिए यहाँ से मेरे भाई अगर cos फाई पावर फैक्टर की वैल्यू कम है तो एपरेंट पावर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ये S की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, मतलब एपरेंट पावर की वैल्यू हो जाएगी ज़्यादा, पावर फैक्टर कम है तो, ठीक है। एक्टिव यहाँ पर एपरेंट पावर की वैल्यू ज़्यादा मतलब केवी रेटिंग जो आ जाएगी वो लार्ज आ जाएगी, ठीक है। तो हमें लार्ज केवी रेटिंग के इक्विपमेंट चाहिए, तो पहला तो बिल्कुल ठीक है इसका, ठीक है। सेकंड देखिए इसके बाद क्या होता है हमारा, जैसे हमारा पावर फैक्टर है, इसमें जो पावर होती है, पावर कैसे ट्रांसमिट होती है, पावर होती है आपकी वी आई कॉस फाई, ठीक है। पावर है वी आई कॉस फाई, और यहाँ पर देखिए हमारी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर एक पर्टिकुलर पावर ट्रांसमिट होती है, मतलब पी और वी हमारा कांस्टेंट है। जब ये हमारा कांस्टेंट होता है तो हमारी करंट होता आ जाती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/cos फाई, पावर फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो यहाँ से देखिए जब हमारी cos फाई की वैल्यू कम है तो क्या होगा, हमारे यहाँ से करंट हाई हो जाएगी, मतलब करंट हाई होगी तो क्या होगा, करंट जब हमारी ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा करंट को फ्लो कराने के लिए हमें क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर भी ज़्यादा चाहिए। तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमें क्या चाहिए, ज़्यादा, मतलब हमें मोटा कंडक्टर चाहिए ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कंडक्टर का डायमीटर भी इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका ग्रेटर कंडक्टर का साइज भी ज़्यादा हो जाएगा, और इससे हमारी कंडक्टर का साइज ज़्यादा है तो मतलब हमारे मटेरियल ज़्यादा चाहिए, तो कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मैं अगले पेज में दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे क्या हुआ, इससे हमारी कंडक्टर की साइज़ भी यहाँ पर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट की वैल्यू ज़्यादा हुई तो हमारे कंडक्टर का साइज़ भी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो करंट की वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा करंट को यहाँ पर आपको कम, मतलब इसके बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें इंसुलेटिंग मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए, तो हमें यहाँ पर इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी। इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हमारा साइज ऑफ कंडक्टर भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जब यहाँ पर हमारा लो पावर फैक्टर क्या काम करता है, जब हमारा लो पावर फैक्टर है तो लो पावर फैक्टर से हमारा यहाँ पर पावर हैंडलिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है आपके लो पावर फैक्टर से, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर जो हमारा रिएक्टिव कंपोनेंट होता है करंट का, ये आपको प्रिवेंट करता है आपका फुल लोड कैपेसिटी में काम करने के लिए, क्योंकि हमारा P अपॉन क्या होता है आपका √P² + Q²। तो यहाँ पर Q की वैल्यू, आपका रिएक्टिव पार्ट की वैल्यू, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर कैपेसिटी इसकी कम हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका आप सबसे पहले तो आपका KVA रेटिंग लार्ज होगी, बिल्कुल ठीक है। आपका कंडक्टर का साइज भी ज़्यादा हो जाएगा और इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, और साथ साथ कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, और क्या होगा आपका रिड्यूसिंग आपका हैंडलिंग कैपेसिटी, बिल्कुल आपकी हैंडलिंग कैपेसिटी पावर की वो भी कम हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर इज मेड वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू देयर डायमीटर, ठीक है। हम स्पेसिंग को आपको बहुत लार्ज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू डायमीटर इन द ट्रांसमिशन लाइन, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट। तो देखिए यहाँ पर क्या करा हमने, यहाँ पर कंडक्टर का वो डायमीटर के हिसाब से, लेकिन हमने कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग बढ़ा दी, इसको हम बोलते हैं आपका बंडल कंडक्टर या फिर बंडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। बंडल करना बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बंडल कंडक्टर से क्या होता है, आपका स्पेसिंग जो बिटवीन कंडक्टर है, कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग को हम लोग लार्ज कर देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारी लार्ज हो जाती है एज़ कम्पेयर टू डायमीटर। जो हमारा डायमीटर इनका, ये इसकी तुलना में डायमीटर कम होता है और स्पेसिंग ज़्यादा हो जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा सबसे बंडल कंडक्टर का यूज़ करने के लिए हमारा सबसे मेन जो फ़ायदा होता है वो आपका कोरोना लॉस जिस वोल्टेज में होता है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। तो कोरोना लॉस जिस आपका वोल्टेज में अपीयर होता है वो यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। बाकी इसके बारे में मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपका जिस वोल्टेज पर आपका कोरोना लॉस होता है उसको हम बोलते हैं आपका क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, या VD से दिखाते हैं। तो VD की जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी GM × R × डेल्टा ln d/r, ठीक है। तो देखिए ये इसकी वैल्यू होती है, ये VD है आपका क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, ये वो आपकी वोल्टेज है जहाँ पर आपका कोरोना स्टार्ट होता है, ठीक है। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। तो यहाँ पर से जो हम बंडल कंडक्टर का यूज़ करते हैं इसके थ्रू क्या होता है, हमारी VD की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है।
मतलब हम वीडी की वैल्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं। वीडी की वैल्यू इंक्रीज़ होते ही यहाँ पर क्या होगा, वीडी की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पर हमारे जो आपके डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज है, मतलब कोरोना जिस वोल्टेज में फॉर्म हो रहा है वो भी ज़्यादा चाहिए, मतलब हमारा कोरोना यहाँ पर देर वाली, मतलब यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज पर ही फॉर्म होगा। बाकी इसके बारे में मैं आपको इधर पर एक बार बता देता हूँ। देखिए जो यहाँ पर वीडी होता है, वीडी यहाँ से देखिए, वीडी का फॉर्मूला जो लिखा था मैंने डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का, वो था आपका जी इंटू एम इंटू डेल्टा इंटू आर इंटू क्या था आपका एल एन डी बाई आर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा जी है आपका वोल्टेज ग्रेडियंट। ठीक है, वोल्टेज ग्रेडियंट को हम बोलते हैं आपका जी, वोल्टेज ग्रेडियंट। बाकी एम क्या है, सरफेस फैक्टर, यानी आपका कंडक्टर का सरफेस कैसी है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं सरफेस फैक्टर से। बाकी डेल्टा है आपका एयर डेंसिटी फैक्टर, या एयर फैक्टर लिखता हूँ खाली, एयर फैक्टर। आपका आर है आपका रेडियस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की रेडियस। बाकी डी है आपकी स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, जो आपकी स्पेसिंग बिटवीन है कंडक्टर की। ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, यही इसने दिया है। अगर हमने इसको हाई करा तो क्या होगा, वी डी की वैल्यू हाई हो जाएगी, जिससे आपका जिस वोल्टेज पे कोरोना होता है वो भी हमें ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर कोरोना को ही प्रिवेंट करता है। बाकी ये आर है आपका, ये आपका कंडक्टर का साइज। तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका इट मे नॉट बी स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट नहीं, स्किन इफेक्ट तो आपका होता है कि आपका जब करंट आपका आउटर पार्ट में फ्लो हो कंडक्टर के। मे नॉट बी फेरेंटी इफेक्ट, फेरेंटी इफेक्ट भी नहीं होता, क्योंकि फेरेंटी इफेक्ट होता है आपका रिसीविंग एंड की वोल्टेज जब ज़्यादा हो जाती है सेंडिंग एंड की वोल्टेज से। ठीक है, थर्ड दिया है इट मे नॉट बी कैपेसिटी इफेक्ट। नहीं, बिल्कुल कैपेसिटी इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि कैपेसिटी इफेक्ट में क्या होता है, सेंडिंग एंड की वोल्टेज हमारी यहाँ पर कम हो जाती है रिसीविंग एंड की वोल्टेज से। बाकी आपका फोर्थ है आपका इट मे नॉट बी कोरोना इफेक्ट। बिल्कुल आंसर है आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।